नमस्कार, ज्ञानस्तुत चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण शर्मा और हम लोग यहाँ पर पॉलिटी की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे थे। उस पॉलिटी की सीरीज़ में कल हम लोगों ने यानी कि लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद को थोड़ा सा समझ लिया था। हालांकि मैंने कहा था कि उसको 2 पार्ट में करेंगे, तो ये दूसरा पार्ट उसका है। इसमें हम पूरे तरीके से अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर हम थोड़ा सा कार्यपालिका को मूव करें, राज्य की कार्यपालिका को समझेंगे। तो अब इस पद को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हमने कल देख लिया था पिछली क्लास में कि कैग की शक्तियाँ तक देख लिया था हम लोगों ने। कैग का पद का प्रावधान वगैरह हमने देख लिया था, कैसे उसको पद मुक्त करते हैं, क्या वेतन है, क्या वगैरह, ये सब कुछ हमने देख लिया था। और फिर हमने उनकी कार्य शक्तियाँ देख ली थी कि राज्य में वो लेखांकन और लेखा परीक्षण यानी कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों करते हैं। अब क्या है, केंद्र में सिर्फ और सिर्फ ऑडिटिंग करते हैं, यानी कि जब काम हो जाता है, सरकारी काम हो जाता है, उसके बाद देखते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ हुआ है या नहीं हुआ है, वो देखते हैं, उसे ऑडिटिंग बोलते हैं। बाद में जांच करने की प्रक्रिया को, मतलब लेखांकन और लेखा परीक्षण में अगर मोटा मोटा अंतर समझना चाहो आप लोग, जैसे अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में अंतर क्या है, तो जो लेखांकन है, लेखांकन क्या है यानी कि अकाउंटिंग है, वो कार्य के दौरान काम हो रहा है, यानी जो कार्य चल रहा है बीच में, तो उस कार्य के दौरान काम में देखा जाएगा कि काम ठीक हो रहा है। मतलब जैसे कुछ भी बिल आ रहा है, आप बिल जैसे भी आ रहे हैं, चाहे सही आ रहे हैं चाहे वो गलत आ रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। वो बिल आ रहे हैं, खर्चे कहाँ करे जा रहे हैं, बस वो अकाउंटिंग हो रही है, उसकी ठीक ठीक लिस्ट बन रही है। कि जैसे हमने देखा था, समझा था कि ऐसे लिस्ट बना जा रहा है कि 10 रुपये अच्छे यहाँ खर्च हुए, 12 रुपये यहाँ खर्च हुए, ऐसे वैसे कर लिस्ट बनती जा रही है, एक अकाउंट बनता जा रहा है सीधे सीधे। बाद में जब जाँच होगी कि ये सही था, फर्जी था, क्या था, नहीं था, वो बाद में जाँच होगी। तो लेखांकन का मतलब क्या है, कार्य के दौरान, ठीक। और लेखा परीक्षण का मतलब क्या है, लेखा परीक्षण यानी कि ऑडिटिंग क्या है, वो कार्य के बाद होती है, ठीक। जब कार्य हो जाता है फिर ऑडिटिंग करी जाएगी, यानी कि जो आपने जो अकाउंटिंग नंबर 1 पे या 13 पे या 15 पे, ये सब गलत गलत है, कहाँ से आया आपका पैसा, या आपने कहाँ से ये सामान लिया है, वो कंपनी कैसी है, ठीक नहीं है। हमने बात करी थी पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने बात करी थी। स्पीड शायद तेज़ हो गई थोड़ी सी फिर से, लेकिन हम लोगों ने बात करी थी पिछली क्लास में कि अगर कोई फर्जी कंपनी बना लेते हैं, कोई राजनेताओं से कनेक्शन मिलते हैं उनके, तो ऐसे को फिर कैग रिपोर्ट में लिखता है कि भैया ये भ्रष्टा में पाया जा रहा है यहाँ पर, और ये यहाँ पर थोड़ा सा धांधलीबाजी हुई है। फिर रिपोर्ट अपनी फिर प्रक्रिया समझते हैं हम लोग आगे क्या है। तो जांच की प्रक्रिया समझ लेते हैं पहले कि जांच की प्रक्रिया नहीं वो कैसे करते हैं। तो ये जांच प्रक्रिया आप ऐसे हेडिंग डाल सकते हो, या जांच की प्रक्रिया कुछ भी ऐसे हेडिंग डाल सकते हो। तो ये 3 प्रकार से लेखा परीक्षण करते हैं केंद्र में, यानी कि क्या है, अनुपालन लेखा परीक्षण, ठीक है, कंप्लायंस, ठीक, ऑडिटिंग यानी कि ऑडिटिंग कर रहे हैं, अनुपालन लेखा परीक्षण। इसमें क्या देखा जाएंगे, यानी कि हेडिंग डाल के आप उसके नीचे ऐसा लिख सकते हो, नियम व प्रक्रिया का पालन हुआ है या नहीं, यानी क्वेश्चन मार्क वाली बात है कि जो नियम या प्रक्रिया है, जो बनाई गई है नियम प्रक्रिया, उसके तहत पालन हुआ उसका नहीं। जैसे कि मान लीजिए कोई पैसा खर्च करना है और सरकार ने कह दिया कि ये पैसा इस जगह पे ही खर्च होना है, भले ही फिर अधिकारी ने वो पैसा, सरकारी पैसा दूसरी जगह पे काम लगा दिया। जैसे मान लीजिए हमने बात करी कि सड़क बनाने के लिए पैसा अलॉटमेंट हुआ कि भाई ये सड़क बनेगी इस जगह पे, ठीक। और अगर मान लीजिए सड़क बनी और उन्होंने सड़क के लिए पैसा अलॉटमेंट करा और उन्होंने शिक्षा विभाग में कोई काम लगा दिया, किसी स्कूल की दीवार वगैरह बनवा दी, कहीं मरम्मत करवा दी, कुछ करवा दिया, सरकार का पैसा है, सरकारी काम में लगा दिया, फिर भी ये गलत माना जाएगा, क्योंकि जिस नियम प्रक्रिया के तहत पैसा अलॉटमेंट हुआ है उसी नियम प्रक्रिया के तहत वो खर्च होना चाहिए। मतलब वही पूरी प्रक्रिया, नियम वैसे ही सब कुछ चलना चाहिए। ऐसा भी नहीं हो सकता कि सड़क के लिए पैसा आया तो जिस जगह की सड़क के लिए बनना है, यानी कि एक जगह, एक पर्टिकुलर ए जगह है, तो ए जगह के लिए सड़क बनना था, यहाँ पर ए प्लेस पे सड़क बनना था, यानी कि यहाँ सड़क बनना था, और आपने बी जगह पे सड़क बना दी, तो वो भी एक तरीके से गलत है, ठीक। यानी कि भले ही आपने सड़क ही बनाई है, लेकिन भाई जिस जगह पे बनने के लिए अलॉटमेंट हुआ है पैसा, उस जगह पे ही आपको बनाना है, और कहीं आपको सड़क भी नहीं बनानी है। तो ये सब धांधलीबाजी में, भ्रष्टाचार में गिना जाएगा, चाहे भले ही आपका उद्देश्य चाहे कितना अच्छा भी क्यों ना हो, ठीक। वो सब वो उसमें आपका उद्देश्य गिनाया। इसलिए हम कैग की थोड़ी आलोचना भी पढ़ेंगे हल्की सी किसी प्रकार से। तो ये बात समझ में आ रही है। अनुपालन में क्या कर देखेंगे, अनुपालन रेखा परीक्षण में क्या होगा, यानी कि इस ऑडिटिंग में क्या होगा, नियम व प्रक्रिया का पालन देखा जाएगा कि हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक। अब दूसरा लेखा परीक्षण क्या है, यानी 3 प्रकार से लेखा परीक्षण हो रहा है। तो एक का आपको ध्यान रखना, अनुपालन रेखा परीक्षण, और दूसरा क्या है, निष्पादन लेखा परीक्षण। निष्पादन का मतलब परफॉर्मेंस ऑडिट कैसी है कि अब परफॉर्मेंस देखा, यानी कि काम जो है वो सक्षमता पूर्वक हुआ है नहीं हुआ, यानी कि परफॉर्मेंस उसके काम की कैसी है। जैसे आप लोग समझते हैं ना, रोड पड़ते ही रोड पड़ रही है और रोड में कुछ ही टाइम बाद गड्ढे होने लगते हैं, रोड भी गायब निकल जाती है, रोड उठ के चली जाती है। आपने कई इंटरव्यूज़ देखे होंगे ऐसे रील्स पे, शॉर्ट्स में, और कई वीडियोज़ भी देखी होंगी ऐसे करके कि मतलब उद्घाटन के टाइम पे ही वो नारियल तोड़ रहे हैं, नारियल से तोड़ा रोड, तो नारियल नहीं टूटा, रोड टूट जा रही है। या फिर अगले दिन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है किसी, उनको जो लोकल एरिया में जो भी हैं जिन्होंने रोड पड़वाई गई है,
तो वो कहते हैं कल तक तो रोड यहाँ पर थी, अब पता नहीं रोड को चुरा के ले गया। ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आपने देखी होंगी रोड के संपर्क में या किसी भी संपर्क में जहाँ सरकारी काम हो रहा है, जहाँ उस प्रकार से वो परफॉर्मेंस नहीं आ पाई है जिस प्रकार से उसकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, गुणवत्ता वैसी नहीं आ पाई है, नहीं ठीक है, क्वालिटी गुणवत्ता की बात यहाँ पर देखी जा रही है। तो इसलिए इस वाले लेखा परीक्षण में क्या बात होगी, क्वालिटी चेक होगी, गुणवत्ता चेक होगी, ठीक है। आप इसमें क्वालिटी या गुणवत्ता कुछ भी लिख सकते हैं और देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस, यानी इसका मतलब है परफॉर्मेंस ऑडिट, तो इसकी परफॉर्मेंस चेक होगी, परफॉर्मेंस ठीक से हुआ नहीं हुआ है, ठीक, वो सब रिपोर्ट तैयार करेंगे। तीसरा लेखा परीक्षण हो गया वित्तीय लेखा परीक्षण, फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस ऑडिटिंग या फाइनेंशियल ऑडिटिंग। इसमें क्या होता है, इसमें सीधी सीधी बात यह है कि भ्रष्टाचार की जांच होगी, लिख रखा है कि भ्रष्टाचार की जांच, यानी कब सब काम हो जाएगा। अब देखेंगे जो आपने पर्चियाँ सब कुछ दी हैं, अकाउंट दिया, 10 रुपये की चीज़ हुई, 50 में तो नहीं लगा दी, 100 में तो नहीं लगा दी, वो सब चीज़ें इसमें इस वाले फाइनेंशियल वाले में जाँच होगी, यानी कि फाइनेंशियल ऑडिटिंग में जांच होगी। ये 3 प्रकार से जांच की प्रक्रिया में ऐसी प्रक्रिया चलती है। अब ये प्रक्रिया मान लीजिए हो गई, अब ये प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी तो प्रक्रिया के बाद क्या करेंगे, तो कैग फिर करेंगे उस जांच की प्रक्रिया के बाद, एक हेडिंग बना लेना, उसमें जांच के बाद की प्रक्रिया अब क्या होगी। तो कैग जो है वो अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करेंगे, राष्ट्रपति को, यानी कि रिपोर्ट राष्ट्रपति को सबमिट करेंगे, ठीक है। जो कैग है अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देंगे, फिर राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत करेंगे, कि राष्ट्रपति रिपोर्ट देंगे, संसद के समक्ष रखेंगे, संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों, ठीक, संसद के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत करेंगे कि संसद देखेगी, अब उस पर बात करेगी। अब धीरे धीरे वही वाली बात आ जाती है कि कैग कौन है, जो भी है कैग, चलो वो अपने ईमानदारी से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कई बार सरकार से मिले हैं तो नहीं कर पा रहे हैं ईमानदारी से काम, या फिर बहुत मान लो ईमानदार है, काम ईमानदारी से कर रहे हैं, तो भी फिर हम देखेंगे वो किसके खिलाफ़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ़ कर रहे हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो वो सरकार में है, इस टाइम सरकार चल रही है, उनके खिलाफ आप करोगे और राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप रहे हो। तो राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपोगे तो राष्ट्रपति का मतलब मंत्रिपरिषद के पास में रिपोर्ट आएगी कि आपके मंत्री ये नहीं ये करा है। अब जिस व्यक्ति के पास आओगे उसी के नाम के लिए आएगी, उसी के खिलाफ आएगी कि भैया आपने घोटाला करा और आपके खिलाफ रिपोर्ट हम दे रहे हैं, आप इसे पारित कर दो और अपने आप सजा ले लो अपने आप की। तो ऐसा तो कोई नहीं करेगा। तो इसलिए अमूमन देखा गया है कि अमूमन राष्ट्रपति के पास रिपोर्ट पहुंचती है तो मंत्रिपरिषद रहने देती है, क्योंकि राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखेंगे मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अब मंत्रिपरिषद देखेंगे कि हाँ ठीक ठाक है, नहीं तो राष्ट्रपति पर रिपोर्ट दे देंगे संसद को, संसद के समक्ष जाएगी। तो संसद की एक समिति बनती है, लोक लेखा समिति, ठीक है। हमें पता है कि संसद एक समिति अपनी प्रकार से बनाती रहती है, उसमें सदस्य सांसद ही होते हैं, हमें बात करी थी पिछले क्लास में भी, और पिछली से पिछली क्लास में मतलब जब हमने महान्यायवादी पढ़ा था तब को बात करी, संसद एक संसदीय समिति बनाती है। तो लोक लेखा समिति जो है संसदीय समिति है, संसद की एक समिति है। तो संसद अब इस समिति को, लोक लेखा समिति को रिपोर्ट दे देती है कि भाई अब आप इस पर विचार करके हमें बताओ, यानी समिति डिसाइड करेगी कि ये रिपोर्ट कैसी वैसी है, उसका मतलब क्या निर्णय निकल रहा है कि ठीक रिपोर्ट बनाई है नहीं बनाई है, हाँ रिपोर्ट से इनको लोगों को सजा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो पहला पार्ट क्या समझें, कैग अपनी रिपोर्ट देंगे राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखेंगे, संसद में एक समिति है लोक लेखा समिति। अब लोक लेखा समिति क्या है उसके बारे में पहले थोड़ा पढ़ ले रहे हैं कि लोक लेखा समिति ये है। देखो इस लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होंगे, ध्यान रखना पहले हमें 22, ठीक 22 मेंबर्स इसमें होने लोक लेखा समिति दी, जिसमें से 15 सदस्य कहाँ से आएंगे, लोकसभा से आएंगे, और 7 सदस्य कहाँ से आएंगे, राज्यसभा से आएंगे। 15 7 हो गए 22। अब इसमें एक बात ध्यान रखना है हम लोगों को, प्लस एक कोई और सदस्य हो सकते हैं, वो कौन है, महान्यायवादी, ठीक है। जो हम पीछे बात कर चुके हैं कि महान्यायवादी को एक विशेष अधिकार प्राप्त है, वो संसद की समिति के सदस्य भी बनाए जा सकते हैं, ठीक। मतलब अनिवार्य नहीं कि हर एक में होंगे बनाए जा सकते हैं, फिर जरूरत पड़ेगी कि भाई इनकी जानकारी ली जाए तो इनमें सदस्य रखते, तो यानी कि प्लस आप महान्यायवादी भी लिख सकते हो, प्लस महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, न्यायवादी यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है 22 सदस्य होंगे, ठीक है। अध्यक्ष जो होगा इसका चेयरमैन वो विपक्ष, ऐसा मतलब परंपरा के साथ, परंपरा अनुसार चला आ रहा है कि जब भी लोक लेखा समिति बन रही है, अब जिस सरकार है इस टाइम सत्ता पक्ष में जो दल है उसके विपक्ष में जो है उसी से अध्यक्ष चुना जाएगा। ऐसी परंपरा रखी गई कि ताकि थोड़ा सा दिखे कि यहाँ निष्पक्षता थोड़ी बहुत दिखे, यानी कि सरकार ऐसा नहीं दिखे कि बायस हो रही बहुत ज़्यादा। तो इसलिए परंपरा के अनुसार, इस परंपरा अनुसार चलता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि विपक्ष से ही आपको अध्यक्ष चुनना पड़ेगा, वो संसद के अध्यक्ष भी डिसाइड कर सकते हैं कौन होगा, लेकिन मेन चीज़ ये है अमूमन ऐसा होता है तो कर लिया जाता है, तो विपक्ष हो जाएगा अध्यक्ष, परंपरा अनुसार चला आ रहा है। और कैग जो है वो इसको माना जाता है कि कैग थोड़ा बहुत सपोर्ट करेंगे, यानी मित्र के तौर पे, दार्शनिक के तौर पे, पथ प्रदर्शक के तौर पे, ऐसे करके कैग को देखा जाता है इस समिति का। तो मोटा मोटा क्या ध्यान रखना, 22 सदस्य होते हैं और लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7, और दूसरी थोड़ी बहुत ध्यान रखनी तो ये कि अध्यक्ष जो होगा वो अमूमन यानी कि परंपरा अनुसार विपक्ष से ही चुने जा रहे हैं।
ठीक है। तो ये लोक लेखा समिति ये डिसाइड कर रही है, अब इस पर ये विचार कर रही है किस पर, जो कैग ने रिपोर्ट सौंपी थी राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति ने सौंपी थी संसद को, संसद ने सौंपी लोक लेखा समिति को, समझ में आ रहा। यानी कि कैग ने रिपोर्ट सौंपी राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति ने सौंपी संसद को, संसद ने सौंपी लोक लेखा समिति को। अब लोक लेखा समिति इस पर विचार करेगी, ठीक है, सब कुछ देखेगी। और लोक लेखा समिति में आप देखो कि 15 सदस्य हैं लोकसभा के। अब 15 सदस्य कौन से हैं ये ध्यान रखना है आपको, यानी कि यहाँ ध्यान रखना है ये जो सदस्य हैं, ये 15 सदस्य और 7 सदस्य ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व से आएंगे। अब आप लोग कहोगे आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है, ये मत कह देना आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है, क्योंकि हम पिछली वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। जब हमने राष्ट्रपति का चुनाव पढ़ा था तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में देखा था कि उनका चुनाव की प्रक्रिया में क्या होगा, एकल हस्तांतरी जो हमने बात करी थी वो तो होती उसके संग में लिखा था आनुपातिक प्रतिनिधित्व का भी ध्यान रखा जाएगा। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व का ध्यान उसमें हमने फिर देखा था, लिस्ट सिस्टम समझाता, फिर हेयर सिस्टम समझाता, ठीक है, सब कुछ समझाता। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो पीछे वाली क्लास राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को आप देखिएगा, वहाँ पे आपको आनुपातिक प्रतिनिधित्व ठीक से समझ में आ जाएगा। मोटा मोटा अभी इसमें अंतरता समझ लो कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब है कि जिस अनुपात से जिस दल के पास जितनी सीटें हैं उसी अनुपात से उसके सदस्य चुने जाएंगे। जैसे मान लिया बीजेपी के पास 50% सीटें हैं, ऐसे मान लिया, तो बीजेपी के पास 50% सीटें यानी 15 का 50% निकाल लो, ठीक है, ऐसे करके। और अगर मान लिए किसी उनके पास कितनी सीटें हैं, 20% मान लो या 30% मान लो। जैसे इसका अगर निकालें तो हम इसका कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 5 दूनी 10 ही हो जाएगा और 2 7.5 हो जाएगा, 7.5 का मतलब 8। तो 8 सदस्य हो जाएंगे, 15 में से 8 सदस्य हो जाएंगे बीजेपी के, ठीक है। ऐसे जिस पार्टी के जिसके पास अनुपात क्या है उसकी सीटें, उस अनुपात से उसके सदस्य चुने जाएंगे, ठीक। 7.5 का 8 बने, ऐसे कर दिया हम लोग, 0.5 के बाद में वो कर दिया जाता है, आगे बढ़ा दिया जाता है इसमें यहाँ पर, तो इसीलिए बात है। तो ये 8 सदस्य हो जाएंगे किसके, बीजेपी के 15 में से। ऐसी राज्यसभा में जिस प्रतिनिधित्व देखा जाएगा, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या, जिस दल के पास जितनी परसेंटेज ज़्यादा है, रिप्रेजेंटेटिव उसके ज़्यादा है, तो उसके यहाँ पर सदस्य ज़्यादा हो जाएंगे। और फिर इसमें वोटिंग होंगे तो मतलब वजन किसका भारी होगा, जो सत्ता दल होगा, अगर उसके पास मतलब पूर्ण बहुमत सरकार चल रही है उसकी तो। और बाकी फिर मंत्रिपरिषद दे ही देता है वोट। जब मंत्रिपरिषद मान लो गठबंधन में भी चल रहा है तब भी मंत्रिपरिषद के मंत्री के खिलाफ तो आएगा। मंत्रिपरिषद में जो हैं सब गठबंधन वाले भी हैं तो वो कहेंगे भैया हमारे खिलाफ आना होगा, तो इसमें अपने संघ में वोट डालेंगे, तो अनुपातिक प्रतिनिधि जुड़ा जाएगा उसमें, तो ठीक है, फिर इसलिए उस हिसाब से उनकी संख्या बन के आएगी और सब एक तरह से वोट देंगे। यहाँ पर जो चुन के आएंगे अलग अलग, वो जब वोटिंग हुआ करेगी इस लोक लेखा समिति में किसी मतलब विषय पर, तो उस विषय पर टॉपिक पे वो लोग वोट एक तरफ हो जाएंगे जो सब आपराधिक तौर पे हैं, जिन्होंने भ्रष्ट हैं वो सब, तो इसलिए इसका कोई वजन तो निकलता नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात क्या है, लोक लेखा समिति चलो मान लो कैसे भी करके अध्यक्ष जो विपक्ष में वो डिसाइड करें, कुछ भी डिसाइड करें, एक निर्णय निकाल दिया कि भैया ये अधिकारी भ्रष्ट पाए गए हैं, इनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो या फिर जो भी कार्रवाई इस तहत इनकी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाए। वो ऐसे कर बात हो रही है। फिर बाद में एक सबसे बड़ा ग्लिच क्या है, वो जो ध्यान रखना है कि वो जो हमेशा होता है, सरकार बाध्य नहीं है। अब लोक लेखा समिति चाहे कुछ भी कह दे, सरकार बाध्य नहीं है उनके निर्णय को मानना। क्यों? क्योंकि सीधी बात, सरकार के ही तो अधिकारी होंगे भ्रष्ट, क्योंकि सरकार के अधिकारी ने, सरकार के जो अधिकारी हैं उन्हीं ने तो भ्रष्टता करी, तभी तो कैग ने रिपोर्ट बना के भेजी। और भेजी किनके पास, मंत्रियों के पास ही, कि मंत्री जी आपके खिलाफ हमने भ्रष्टता पाई है, आप भ्रष्ट हैं, आप जरा लोक लेखा समिति में जाइए और अपने आप को सजा दीजिए और चले जाइए जेल में, अपनी मंत्री की योग्यता का खारिज कर लीजिए। तो ऐसा तो कोई करेगी नहीं कोई सरकार, तो इसलिए सरकार बाध्य नहीं है डिसीजन के लिए, ये भी मैं मानना। तो सरकार बाध्य नहीं है, ये जरूर ध्यान रखना। किसका डिसीजन, लोक लेखा समिति की डिसीजन आएगा। तो अब कैग पे फिर एक प्रश्न उठता है, कैग के बारे में उठता है कि फिर कैग अगर मान ली इतनी कठोरता से बनाएगी, इसको हटाने की प्रक्रिया इतनी कठिन है और सब कुछ आपने कार्य शक्तियाँ बहुत अच्छे दे रखी हैं और ठीक से हर समिति की जांच, हर जो निगम कंपनी बना रखी सरकारी कंपनी उसके लिए उसकी ऑडिटिंग कर सकता है। तो फिर कैग जब ऐसे करके भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है तो ये भ्रष्टाचार को रोक ही नहीं पा रहा है कि भाई उन्हें राष्ट्रपति को सौंपी कि राष्ट्रपति मतलब मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद को सौंप रहे रिपोर्ट, और मंत्रिपरिषद कह रहे हैं कि आप ही भ्रष्ट हो, जो मैं पीछे बता चुका हूँ, और आप भ्रष्ट हो, आप जरा अपने आप को सजा दे लो, ऐसे कौन कर लेगा। तो फिर कैग के ऊपर ये प्रश्न उठता है कि फिर कैग किस हद तक, मतलब किस सीमा तक जाकर भ्रष्टाचार को रोकने में सहायक हो रहे हैं, कि कैग सही में वाकई में रोक पा रहे हैं भ्रष्टाचार को, नहीं रोक, मतलब कैग का काम भ्रष्टाचार को उजागर करना, और वो भी प्राइवेट के तो खिलाफ है ही नहीं, वो भी सरकारी खिलाफ है। प्राइवेट में जो हो रहा है वो चल ही रहा है अभी भी, लेकिन सरकारी में भी कैग किस सीमा तक भ्रष्टाचार को रोकने में सहायक हैं। तो ये बात उठती है, ये प्रश्न उठता है। तो आप अगर कोई पूछे तो इसलिए ध्यान रखना कि किस सीमा तक सहायक है, क्वेश्चन मार्क वाली बात आ रही है। तो
तो मतलब भले ही आप ऐसे बताओगे, ये तो 2 पॉइंट अलग से लेके पहले आप बताओगे कि भले ही ये बात ठीक है, प्रत्यक्षता हम डायरेक्टली अगर हम देखें तो ठीक है, कैग मतलब कैग का कोई इतना असर नहीं होता कैग की रिपोर्ट का। कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को जाएगी, राष्ट्रपति संसद को सौंपेगी, संसद मंत्रिपरिषद बैठी है, मंत्रिपरिषद एक कोई मतलब संसद में एक समिति बनेगी, लोकलेखा समिति, उसमें जो 22 सदस्य होंगे, जो 22 सदस्य 22 कैसे चुने जाएंगे, आनुपातिक प्रतिनिधित्व से चुने जाएंगे, यानी कि ठीक जिस दल का जितना अनुपात होगा उसके हिसाब से उसके सदस्य आ जाएंगे। तो फिर उसमें भी धांधलेबाजी होगी वहाँ पे एंड में भी, और वो वही मंत्री पहुँचेंगे धीरे धीरे उसमें जो भ्रष्ट होंगे, या फिर जिनके ऐसे मंत्री पहुँचेंगे कि जिन लोगों के भ्रष्ट से कनेक्शन होंगे, तो वो लोग क्यों चाहेंगे कि भैया इसको सजाओ उसको सजाओ, कल को ये हमारे पीछे न पड़ जाए। तो सबकी सांठगांठ रहती है। तो इस रिपोर्ट का कुछ मतलब औचित्य निकल नहीं पाता इसमें आके, और फिर बाद में अगर मान लो कुछ डिसीजन आया भी तो सरकार इसमें बाध्य नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है, यानी कि सरकार डिसीजन नहीं मानेगी। तो इसलिए ये जो मेन चीज़ है वो ज़्यादा ध्यान रखना है, क्वेश्चन में स्टेटमेंट बना के डाल दिया जा सकता है। यहाँ पे हम समझते हैं कि ठीक है, फिर रिपोर्ट का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं कि सरकार ने कुछ एक्शन लिया हो अपने मंत्रियों के खिलाफ, तो फिर किस सीमा तक सहायक है। तो उस सीमा तक एक बात ध्यान रखना कि जब रिपोर्ट जाएगी संसद में मान लीजिए सत्ता दल है, कई बार विपक्ष होते हैं कि विपक्ष कह देते हैं कि भैया हाँ ये रिपोर्ट आई है क्या कि ये ऐसा पक्ष है, ये क्या की रिपोर्ट आई और ये इतने मंत्री विपक्ष पाए गए भ्रष्ट, तो ये मंत्री जो यहाँ बैठे वो इन पर रोक करेंगे कि भाई हाँ ये भ्रष्ट है, इनको होना चाहिए, जेल होना चाहिए, क्योंकि विपक्ष वाले जोर लगाएंगे। और संसद की जब समक्ष पर रिपोर्ट आएगी कैग की रिपोर्ट, फिर कैग की रिपोर्ट जो होती है फिर वो पब्लिक भी कर दी जाती है। तो कैग की रिपोर्ट जब पब्लिक कर दी गई तो हमें यह ध्यान रखना है कि जब पब्लिक कर दी जाएगी तो सबके पास आएगी। अब समाज में बहुत सारे समाज सेवी संगठन हैं जो ऐसे समाज सेवा का काम कर रहे हैं, और जिनको लगेगा कि अच्छा ये कैग की रिपोर्ट आ गई, वो कैग की ऐसी रिपोर्ट है वो खूब पढ़ते हैं, ठीक, उनकी कैग की रिपोर्ट आई तो देखेंगे अच्छा ये अधिकारी ऐसे से भ्रष्ट हैं, तो कैग की रिपोर्ट आएगी तो वो जनहित याचिका डाल देते हैं सुप्रीम कोर्ट में, या फिर अलग अपने आसपास कोर्ट में भी डाल देते हैं। तो ऐसे जनहित याचिका डाल दी जाती है, फिर उनकी याचिका सुनी जाती है, PIL जिसे बोलते हैं उनकी सुनी जाएगी। उस पर अगर बाकी कैग और फिर कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हैं वो लोग, तो कहेंगे हम तो क्या, हम कोई हवा में तुम बोल नहीं रहे, ये देखिए कैग की रिपोर्ट ऐसा कह रही है कि ये अधिकारी इससे अधिक, क्योंकि कैग ने अगर ईमानदारी से काम करा है तो ठीक उजागर करेंगे उस चीज़ें। ये सरकार तो बाध्य नहीं होगी कोई बात नहीं, समाज सेवी संगठन तो फिर कहेंगे ये कैग की रिपोर्ट में लिखा हुआ है ये सब, और ठीक ठाक सोर्स होंगे सब, कोई हवाबाजी भी नहीं होगी वहाँ पर। तो इसलिए दबाव बनाया जा सकता है। और मैं देखा था फिर जो हमने मनमोहन की गवर्नमेंट में देखा था कितने सारे लोग घोटाले को उजागर हुए, फिर कितने अधिकारी को जेल भी हुआ, ये सब चीज़ें हैं ना उसमें। तो इसमें क्या है, समाज सेवी संगठन है तो ये जनहित याचिका कर सकता है। एक चीज़ समझ में आ गई, यानी कि भले ही सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी उन्हें राष्ट्रपति जी लियो, आपके मंत्री जी ऐसे बेस्ट हैं, इनको सजा दे दो, वहाँ से तो कोई असर नहीं मिला हमें, वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं मिला। लेकिन जब वो रिपोर्ट पब्लिक कर दी जा रही है तो वो लोग यही डाल सकते हैं, बहुत सारे लोग समाज सेवी संगठन है, फिर कोई ऐसे करके जो अच्छा खासा व्यक्ति है समझदार है तो वो डाल सकता है, वो भी डाल सकता है, और कैग की रिपोर्ट का हवाला दे दे, सुप्रीम कोर्ट को सुनना पड़ेगा, कोर्ट को सुनना पड़ेगा, क्योंकि कैग की रिपोर्ट तो हवाबाजी तो है नहीं। तो एक चीज़ें समझ में आ रही होगी। दूसरी चीज़ें समझ लीजिए, नियतकालिक चुनाव भी होंगे, यानी कि जब कैग की रिपोर्ट पब्लिक हो जाएगी, चीज़ें हो जाएंगी, तब पब्लिक लोगों को पता चल जाएगा बाद में। तो जब अगर अभी यहाँ पर कोई निर्णय नहीं निकल पाया, ठीक है, जब फिर से चुनाव होंगे, इलेक्शन होंगे, तो इन अधिकारी को जो भ्रष्ट पाए गए हैं वो अच्छे खासे भ्रष्ट पाए गए हैं, थोड़े बहुत भी नहीं, तो भाई उनको नहीं जिताया जाएगा। तो एक डर ये भी बना रहेगा फिर सरकार को, एक तो डर ये बना रहेगा कि ये जो PIL डाल सकते हैं, फिर एक डर ये बना रहेगा कि नियतकालिक टाइम बाउंडेड इलेक्शन तो होते हैं, तो भाई हमें उनको जवाब देना पड़ेगा। तो इस टाइम क्या करेंगे, तो ये थोड़ा बहुत दबाव बन जाता है, मतलब उतना नहीं हो जिस हिसाब से होना चाहिए कि भैया आपका कैग का पद संविधान में ऐसे बनाया गया है, तो उन्होंने जब इतनी मेहनत करके निकाला कि भैया आप भ्रष्ट हैं, तो सरकार को एक्शन भी लेना चाहिए अपने भ्रष्ट अधिकारी को खिलाफ। तो वो नहीं हो पा रहा है, तो 2 रास्ते फिर ऐसे निकल रहे हैं कि हाँ कि कैग किस सीमा तक सहायक है, तो कैग थोड़ा इतनी मदद कर देता है। जो कैग की रिपोर्ट पे ये दोनों लोग ऐसा कर सकते हैं कि कैग की रिपोर्ट पे वो जनहित याचिका डाल सकते हैं, और कैग की रिपोर्ट के आधार पर इनके चुनाव जो होंगे तो उसमें भी। लेकिन फिर कैग की रिपोर्ट कितना पड़ रहा है चुनाव में लोग, है ना, जब चुनाव हो रहा है तो लोकल लेवल पे कौन जानता है, थोड़ा बड़े लोग जानते हैं तो वो अपने हिसाब से वोट कर लेते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद में जनता जो ठीक ठाक पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक ठाक लोग पढ़ लिख गई, थोड़ा बहुत हिंदी इंग्लिश आसपास पढ़ ले रही है, उसको क्या मतलब क्या कौन कैग है कौन क्या नहीं है उसे पता ही नहीं चलता है, तो फिर उससे क्या असर पड़ेगा। और फिर जब देखते हैं कि अच्छा किसी पर आरोप लगा दिए तो उन्हें पता ही है आए दिन तो नेताओं पर आरोप लगते रहते हैं, तो इस वजह से उन्हें लगता नहीं हमारे नेता तो बहुत बढ़िया है, तो उन्हें समझ में नहीं आता होगा। तो ये इसका भी फिर उतना फ़ायदा हमें दिखता नहीं है व्यवहारिक तौर पर, लेकिन हम समझने के लिए दिलासा देने के लिए कह दे रहे हैं कि हाँ चलो वहाँ से कुछ असर नहीं हुआ तो यहाँ से तो असर हो रहा है, ये दिलासा है एक तरीके से मेरे हिसाब से। बाकी हाँ दम होती है, कुछ अगर समाज सेवी संगठन हैं वो सही में ऐसे जोर लगाते हैं, और हमने जो मनमोहन सरकार में देखा भी था वो चीज़ ठीक है, लेकिन फिर भी
ये उससे अच्छा नहीं, क्योंकि इससे अच्छा हो सकता था कि सरकारी एक्शन ले लेना। जब कैग का आपने पद बनाया और कैग ने इतनी मेहनत करी है और आप उसको फिर जब कैग की रिपोर्ट आई है, फिर क्यों आप ऐसे एक समिति में बना, सीधे देखो रिपोर्ट उसने ठीक से जांच करिए, यहीं पर जांचो, एक समिति में ऐसे सदस्य रखे जाएँ जो इससे बाहर को मतलब वो लिप्त ना हो, उन्हें वो सब वो मतलब ये अनुपातिक पद्धति जो चुना है ऐसे करके ना हो, चुनने वाला जो सिस्टम हो बहुत ठीक से बनाया जाए, सटीकता से बनाया जाए, कि बहुत निष्पक्ष समिति बने जाके वहाँ पे वो ठीक से डिसीजन ले कि हाँ कैग की रिपोर्ट बहुत ईमानदारी से बनाई गई है और इन अधिकारी को सजा होनी चाहिए। तो वो जब वहाँ पर नहीं हो पाए, क्योंकि अच्छा ये हो सकता था ना, ये तो फिर फालतू में फिर हमें दिलासा दे दिया कि ऐसा कर लो फिर। तो हाँ, लेकिन एक बात बस इस वाले में दम है, थोड़ा सा समाज सेवी संगठन, दूसरे वाले में तो कतई दम नहीं है, क्योंकि नियतकालिक चुनाव का मतलब क्या हुआ भाई, वो जनता भूल जाती है कई बार, तो कैग की रिपोर्ट अभी आई, चुनाव भूल गई तब तक, और फिर चुनाव पता है कितने सारे वादे होते हैं, उस हिसाब से लोग जनता बहक जाती है, तो एक बार में काम हो जाता है बोर्ड में, तो इसी उस हिसाब से दम नहीं निकलती है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत सहायक है कि कैग की रिपोर्ट ऐसे करके हो जाती है, जो पढ़ी लिखी जनता है वो ठीक ठाक चुनती है सरकारों को, लेकिन उनके पढ़ी लिखी आपको पता ही है कि देश में कितनी जनता है, तो उनके हिसाब से मतलब सरकारें नहीं बदली जा सकती। एक बहुत बड़ी तादाद है जो गाँव में बस्तियों में झुग्गी झोपड़ी में रहती है, उनके हिसाब से सरकारें गिरती बरसती हैं, तो हमें समझना पड़ेगा। ठीक, ये हमने समझ लिया। कैग पद की थोड़ी बहुत आलोचना समझ लेते हैं, कैग की पद की थोड़ी सी आलोचना कौन कौन करते हैं या कौन क्या प्रकार से आलोचना करी जाती है। जैसे कि कैग की आलोचना में देखो कि इसमें लिखा है, पहले में लिखा है प्रशासनिक अधिकारियों का मनोबल गिरा देती है। मतलब जो कैग जैसी संस्थाएं हैं, मतलब एक पॉल एप्पलबी नाम के व्यक्ति थे, ठीक है, पॉल एप्पलबी, जो थोड़े से मतलब विद्वान माने जाते हैं लोक वित्त के और इन चीज़ों के। तो प्रशासनिक उन्होंने कहा कि जो कैग जैसी संस्थाएं हैं, इसमें लिख सकते हो आप उनका नाम, पॉल एप्पलबी, क्या नाम लिख सकते हो, पॉल एप्पलबी, ये नाम है, ठीक है। तो पॉल एप्पलबी मतलब क्या बोल रहे हैं कि कह रहे हैं कि कैग जैसी जो संस्थाएं हैं वो प्रशासनिक अधिकारियों का मनोबल गिरा देती हैं और वे निर्भीकतापूर्वक कार्य नहीं कर पाते हैं। मतलब कि क्या है कि यानी कि उन्हें लगता है, जो सरकारी अधिकारी है उन्हें लगता है डर कि हमने यार एक पैसा अगर गलत खर्च कर दिया और जब कैग जांच करेंगे उसमें हमारा भी नाम आ गया कि इन्हें भी 1 रुपये जो गलत खर्च, क्योंकि 1 रुपये की वहाँ पे होता है, मतलब ये नहीं होता कि 100 रुपये का घोटाला करोगे या 1 करोड़ रुपये घोटाला करो तभी गिने जाओगे, 1 रुपये में भी आपने घोटाला करा। कलम तक की कई बार बात आ जाती है कि कलम कौन सी यूज़ कर रहा है, सरकारी यूज़ कर रहा है नहीं कर रहा है, ऐसे कई बार आपने उदाहरण सुने होंगे, देखे भी होंगे। तो लेकिन कई बार फिर ये जो ऐसे बोल रहे हैं, पॉल एप्पल भी बोल रहे हैं कि ऐसा है कि फिर प्रशासनिक अधिकारी को मनोबल गिर जाता है। अब 1 रुपये की बात तो यहाँ पर नहीं आएगी अमूमन, लेकिन वो डरेंगे कि भाई जो बड़ा बड़ा काम हो रहा है, करोड़ों काम हो रहा है, तो उसमें डरेंगे कि इस काम में मैं ठीक से, मुझे तो जानकारी नहीं हो पा रही, लेकिन कहीं मुझसे धोखे से गलती ना हो जाए, तो काम ही नहीं सौंप, अपने आप को लेंगे कि काम ही नहीं पूरा करेंगे, तो उनमें दक्षता कम हो जाएगी, प्रशासनिक दक्षता कम हो जाएगी। तो ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों का मनोबल गिरेगा। ऐसी संस्थाएं जब बैठी होंगी उनके सिर पर मंडरा रही होंगी कि भैया जब काम कर देंगे, ये बाद में आएगा और इसने कुछ देख लिया, थोड़ी सी गलती पा ली, हमारे तो लेने के देने पड़ जाएंगे, तो फिर वो काम ही नहीं करेंगे। तो निर्भीकता पूर्वक यानी बिना डर में काम करेंगे, डर के काम करेंगे कि भाई ठीक के फूक के तो काम में डिले होगा, तो डिले होगा फिर बाद में आपके विकास में मतलब गति रुकेगी उस चीज़ की, तो विकास भी इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, चीज़ें नहीं डेवलप करेंगे ज़्यादा। तो एक अधिकारी मतलब ये पॉल एप्पलबी का स्टेटमेंट है, ठीक है, ध्यान रखना कि कैग जैसी संस्थाएं ऐसा करती हैं, मनोबल गिरा देती हैं। फिर हमने देखा विगत कुछ वर्षों में ऐसा देखा कि पिछले कुछ वर्षों में ऐसा देखने को मिला है कि जो कैग है, कैग का काम क्या था, कैग का क्षेत्राधिकार इतना था कि भाई जब कार्य हो जाए तुम भ्रष्टाचार की जांच करो कि कैसा है कैसा नहीं है। लेकिन कुछ वर्षों से ऐसा देखा गया कि कैग ने थोड़ा और आगे बढ़ के अपना क्षेत्राधिकार जो था, उस क्षेत्राधिकार मतलब उनका इतना क्षेत्राधिकार था कि इतने दायरे में भ्रष्टाचार वो आगे बढ़ गए और सरकार की नीति तक पहुँच गए। यानी सरकार जब नीति बना रही है कोई, तो उस नीति पे पहुँचा रहे हैं कि ये नीति ठीक नहीं है, इस नीति में ये होगा वो होगा, या ये नीति की ऐसी आलोचना है, मतलब कुछ भी, मतलब नीति के बारे में समीक्षा देने लगे अपनी, जो कि उनका काम नहीं है। भाई नीति अच्छी हो बुरी हो वो बात की डिसाइड की बात है, आपका काम है कि जो कार्य हुआ है उस कार्य के बाद आप करेंगे, कार्य के दौरान भी नहीं, आप कार्य के बाद ऑडिटिंग करेंगे। तो आप ऑडिटिंग करें, उस ऑडिटिंग में आपको कमी लगती है तो आप रिपोर्ट सबमिट करें राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति जेल में भेजेंगे, राष्ट्रपति भेज ही नहीं पाएंगे क्योंकि राष्ट्रपति की सरकार, राष्ट्रपति के तो हैं लोग, तो इसलिए। लेकिन फिर भी उनका काम है कि आपका भाई इतना काम है कि कार्य के बाद आप आएँ, सरकारी नीति पे आपका कोई हक नहीं है कुछ भी कहने का, ठीक। लेकिन वो ऐसा कर दे, हमने कुछ वर्षों में देखा, तो इसलिए आलोचना होने की ऐसी संस्थाएं, फिर क्या फ़ायदा कि सरकार की नीतियों पर आरोप लगा रही है, फिर कुछ विपक्ष है या फिर बहुत सारी पार्टीज़ हैं वो सब इस पर जोर आजमाएंगे कि भाई देखो सरकारी नीति भी अच्छी नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, तो चुनाव में सरकार को दिक्कत होगी। तो ऐसे ही फिर आपको लगा कि इसलिए कैग की आलोचना हो रही है, और आलोचना होगी भी ऐसे पद की जब जो ऐसा पद है जो भ्रष्टाचार इस चीज़ को उजागर कर रहा है। किसको अच्छा लग रहा है? भ्रष्टाचार सबको मजा लगेगा, अच्छा लगेगा कि भाई 100 रुपये हमें भी मिल जाए,
जब 1 करोड़ की बात हो रही है बीच में, तो 1 लाख रुपये हमें मिल जाए। तो ऐसा कोई व्यक्ति रोकने को खड़ा है, ठीक है। हमें विसल ब्लोअर, अगर जैसे आपने सुना होगा कि विसल ब्लोअर जो चीज़ एक व्यक्ति होता है कि जो सबसे पहले भ्रष्टाचार ऐसी चीज़ों को उजागर करे, तो उसको विसल ब्लोअर बोलते हैं। सीटी बजाता है कि बताता है कि भैया इस व्यक्ति ने ऐसे करा, या फिर जो बताता है कि यहाँ पे इतने पैसे छुपा रखे, कुछ कर रखे, तो उस पहले व्यक्ति को विसल ब्लोअर बोलते हैं। तो विसल ब्लोअर एक्ट भी आया कि उसको थोड़ा सा सुरक्षा दी जाएगी भैया। लेकिन और देशों में बहुत अच्छी सुरक्षा दी जाती है कि कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जो भ्रष्टाचार को उजागर करता है, नॉर्मल कोई व्यक्ति, आमजन, हम में आप में से कोई अगर व्यक्ति है जो भ्रष्टाचार को उजागर करती है, कि उसने देखा कि इस अधिकारी ने ऐसा कुछ घोटाला करा है या इतने पैसे वहाँ छुपा रखे हैं, तो और देशों में उसको बहुत हिसाब से रखा गया कि उसको बहुत सुरक्षा दी जाती है कि भाई इस व्यक्ति ने इस नेता के खिलाफ, मतलब कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने बयान दिया है और उसने इसकी जांच अगर ठीक निकली तो पहले तो इसकी सुरक्षा प्रदान करो, क्योंकि इस पे इसकी सुरक्षा को खतरा है, ये लोग इसको मार सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो उसको ठीक ठाक सुरक्षा दी जाती है। फिर जब अगर धन सही में बरामद हो जाता है वहाँ से कि हाँ भाई इसने इसकी जो इसने सूचना दी थी वो बहुत ठीक निकली, तो फिर उसको उसका कुछ हिस्सा भी दिया जाता है। जैसे कॉटन के अर्थशास्त्र में तो बताते हैं कि भाई अगर कोई व्यक्ति आपको मतलब पकड़वा रहा है कहीं पे धन, कोई आम व्यक्ति, आम जन कोई व्यक्ति पकड़वा रहा है कि भाई वहाँ पे ऐसा धन छुपाया, ऐसा सोना छुपाया, या फिर ऐसे धांधलीबाजी चल रही है, और उसकी सूचना पहले तो उसको बहुत सुरक्षा प्रदान करी जानी चाहिए, क्योंकि उसकी सुरक्षा खतरे में कि भाई कोई भी मार सकता है उसको, क्योंकि उसने तो सीटी बजाई उनके खिलाफ, तो अच्छा ये व्यक्ति है तो उनको छोड़ेंगे नहीं। तो पहले नंबर तो उसको टाइट सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। सिक्योरिटी देने के बाद अगर सही में उसकी सूचना सही निकलती है तो उसको उस धन का 1/6 उसको मिलना चाहिए, जो भी धन उसने पकड़वाया है, जो भी चीज़ उसने पकड़ाई, तो उसको 1/6 उसको उसे देना चाहिए। लेकिन सरकार हमारे यहाँ पे ऐसा एक्ट में ऐसा करने लिखा कि फ़ायदा उसको नहीं मिल पाता है, तो इसलिए विसल ब्लोअर एक्ट थोड़ा कमज़ोर है हमारे यहाँ पे और देशों के मुताबिक, ठीक। और सूचना गलत निकलती है तो फिर उसके खिलाफ थोड़ी बहुत कार्रवाई होती है। अगर देखा जाता है कि उसने किसी से प्रभावित होकर ऐसी सूचना दे दी, किसी को बेइज्जत करने के लिए, मानहानि करने के लिए कि भाई इसके खिलाफ लाओ अभी आरोप लगा दे रहे हैं, हमने देखा है, हाँ मैंने देखा है, तो लोग और खबर फैल जाएगी, अच्छा ये व्यक्ति ने देखा, वो तो आम नागरिक, उससे क्या मतलब उस नेता से, तो उस नेता की छवि थोड़ी डाउन हो जाएगी, ठीक, उस अधिकारी की छवि थोड़ी डाउन हो जाएगी। तो ऐसे में फिर अगर मान लो गलत भी पाया जाता है तो फिर थोड़ा उसको भी दिक्कत होती है बाद में। लेकिन यही चीज़ है कि अब क्या है क्या नहीं है वो अलग की बात है, व्यावहारिक तौर पे बहुत चीज़ें अलग होती हैं, लिखित तौर पर जो चीज़ें, मेरा भी काम वो बताना, व्यावहारिक तौर पे भी जो चीज़ें होती रहेंगी, आर्टिकल्स आते रहेंगे, हम लोग उससे डिस्कस करते रहेंगे। तो दूसरी आलोचना समझ ली कि अपने क्षेत्राधिकार से बाहर निकल जाते हैं, यानी कि ध्यान रखना क्षेत्राधिकार से बाहर, इतना ध्यान रख सकते हो तब भी काम समझ में आ जाएगा आपको। और एक जो सबसे बड़ी आलोचना होती है, जो मुझे भी थोड़ी बहुत लगती है, जो कार्य जो इनका है कैग का, वो पश्चातवर्ती है। पश्चातवर्ती का मतलब क्या है कि यानी कि पूरा काम कर लो, आप भ्रष्ट कर लो, आप भ्रष्टाचार कर लो, ठीक कर लो, ठीक हो रहा है, कैग देख रहे हैं, होने दो, पूरा काम हो जाने दो, भ्रष्टता पूरी हो जाने दो, यानी कि पुल बन जाने दो, बेकार पुल बनने दो आराम से, उसमें वो कम बोरी मिला रहे हैं, 50 बोरी मिलाने को कहा उनसे, लेकिन वो 10 मिला रहे हैं, 30 मिला रहे हैं, 25 मिला रहे हैं, बनने दो, कम गुणवत्ता में लगने दो, क्वालिटी कम आने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बनने दो पूरा पुल। जब बनने दिया, बन गया, अब वो जांच करेंगे, कहेंगे तुमने इसको पुल को, इसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है, किससे, निष्पादन लेखा परीक्षण में चेक करेंगे। भ्रष्टाचार करा तुमने कि अपनी किसी रिश्तेदार की कंपनी से वो सीमेंट खरीदा, सरिया बजरी खरीदी है, और जो नियम प्रक्रिया बननी चाहिए उसके तहत आपने काम नहीं करा है, पुल बना दिया, पुल तो बेकार बन गया ना। यानी कि उससे जो रिजल्ट आता है वो हमें बाद में उसके जो चीज़ क्षति हुई, जो नुकसान हो रहा है, वो हमें वापस नहीं मिल रहा। ठीक है, एक बात अच्छी है कि अधिकारियों का नाम आ जाता है कि भैया ये इन्होंने ऐसे भ्रष्ट करा है, इनने रेता बजरी सब अपने रिश्तेदार से खरीदी, तो नाम उनका उजागर हो रहा है, पता चल रहा है इन्हें गुणवत्ता अच्छी नहीं रखी। लेकिन उसका टाइम, हमारा टाइम खर्च हुआ, उतना हमारी पैसा खर्च हुआ, वो चीज़ तो पैसा तो वापस नहीं आएगा ना। बोरी में सीमेंट सूख गया, वो सूख गया बन के सीमेंट, तो वो तो वापस नहीं आने वाला उस हिसाब से। सरियाँ लग गई, वो चीज़ होगा, अब कोलैप्स होगा, वो 2 दिन में गिर जाएगा, फिर 3 दिन में गिर जाएगा, उदाहरण के टाइम ही गिर जाएगा, क्या पता कब गिर जाएगा, तो वो चीज़ वापस नहीं आएगी। यानी कि कार्य इनका पश्चातवर्ती है, आप बाद में आ रहे हो, दौरान आ जाओ ना, दौरान काम चल रहा है उसमें देखो, तो कार्य पश्चातवर्ती है, जिससे भ्रष्टाचार पर प्रभावशाली नियंत्रण नहीं लग पाता। यानी कि भ्रष्टाचार पर नकेल नहीं कसी आ रही, ठीक से नहीं नकेल कसी आ रही है, पता चल रहा है भ्रष्टाचार हो रहा है तो हम क्यों तब भी नहीं करेंगे, अभी हमारा काम नहीं है, पहले आप कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ है, जैसे अगर अभी आपने देखा होगा ट्रंप के गोली चल गई, ट्रंप थोड़ा सा एक वो दे रहे थे, स्टेटमेंट दे रहे थे बीच में, तो उनके जहाँ पे चुनाव क्षेत्र में तो ट्रंप के कान से छुई गोली निकल गई। तो बाद में वीडियो भी आई थी कि ट्रंप के स्नाइपर ने उस स्नाइपर को मार दिया था, कि जिसने ट्रंप को गोली मारी थी, तो ट्रंप का एक सुरक्षा में खड़ा था, उसने उसको गोली मार दी, उसने उसको मार दिया जिसने ट्रंप को मारा था। लेकिन उसको पता था, उस स्नाइपर को जो ट्रंप की रक्षा में खड़ा है, उसको पता था कि ये ट्रंप की तरफ गोली ताने हुए है। तो ये बात आ रही थी कि उसने उस टाइम शूट नहीं किया उसको,
कि उसने कहा पहले ये गोली चला दे, जब ये गोली चला देगा, जब ये एक्शन ले लेगा, तब मैं इसको मारूंगा। ये वाली बात थी। यानी कि अगर मान लो ट्रम्प के यहाँ से छू के नहीं गई, यहाँ लग जाती, ट्रम्प तो मर जाते। भले उसने तो बाद में मार दिया, स्नाइपर ने देखा कि इसने गोली चला दी, अब मार दूँ। तो कई जगह ऐसा है कि आपको लगता है, इसलिए फिर हमने देखा था पीछे वाले में कि जैसे राष्ट्रीय आपात में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे ऐसा नहीं है कि युद्ध वगैरह हो जाए, जब हो ही जाएगा हम पिट रहे हैं, सब कुछ हो गया, बम डाल दिया, तब राष्ट्रीय आपात लगा रहे हैं। आशंका लगने पर भी हम लगा देंगे, हमें लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा तब भी लगा देंगे। तो मामला ऐसा होना चाहिए कि लग रहा है यहाँ भ्रष्टाचार होगा या हो रहा है, तब भी वो बीच में आ जाए, रोक दें, कि अधिकारी को वार्न कर दें, चलो पहले वार्न ही कर दें तो भी काम अच्छा है। तो ये चीज़ नहीं तो कहर हो जाएगा, भ्रष्टाचार कर लो पहले ठीक से अच्छे से, वो चीज़ बर्बादी कर दो, पूरी बर्बाद कर दोगे, अब हम आएंगे कि तुमने कर दी बर्बादी है कहने, तो उससे फिर कोई फायदा निकलता नहीं, तो भ्रष्टाचार ठीक से रुक नहीं पा रहा है, यानी कि प्रभावी तौर पर प्रभावशाली नियंत्रण नहीं लग पा रहा उससे। ठीक, ये बात समझ में आ रही है। तो ये आलोचना एक हिसाब से तो ये वाली बढ़िया है, मतलब ये वाली इतने दम नहीं लग रही है मुझे इस वाली में, ये थोड़ा, और इसमें भी ये वाली भी थोड़ी बढ़िया है कि मतलब ये वाली जो आलोचना करी गई है वही, और आपका काम ऐसा नहीं, ठीक है। लेकिन ये काफ़ी हद तक अगर ध्यान रखना तो सबसे पहले नंबर पर आप इसको अच्छा लग सकते हो कि कार्य जो है कैग का पश्चातवर्ती कार्य के बाद में आ रहे हैं, वही अच्छी भी, इसको ध्यान रखना। बाकी एक दो दूसरा ये भी अच्छा है कैग का, मतलब कि कैग का क्या है, जो पदनाम है, जो कैग, ठीक, पदनाम यानी कि जो उनका नाम है वो मिसनोमर है। मिसनोमर को हिंदी में बोलते हैं भ्रम मूलक, अगर लिखना भी चाहो हिंदी इसकी तो भ्रम मूलक, यानी कह रहे हैं जो कैग का पदनाम, यानी कैग का जो नाम क्या है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये नाम है उनका पद का। तो पद का जो नाम है वो मिसनोमर है, यानी कि मिसनोमर का मतलब होता है भ्रम मूलक, यानी कि इसमें जो नाम जैसा है और गुण होने चाहिए वैसे ही उसमें ठीक ठाक तालमेल नहीं हो रहा। जैसे ऐसे मान लो कोई बहुत छोटा व्यक्ति हाइट में बहुत छोटा है, उसका नाम रख दो लंबू प्रसाद, ऐसे रख दो, ऐसे बोलते हैं, तो नाम कितना छोटा, नाम क्या है और गुण क्या है, मतलब नाम और गुण मैच ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, किसी का नाम, व्यक्ति का नाम रख दिया कि राम प्रसाद रख दिया, या राम रख दिया, ठीक है, सीताराम नाम रख दिया, और काम बहुत गंदे गंदे ऐसे कर रहे हैं, तो कहते हैं भैया कैसा नाम है, कैसे तुम आचरण कर रहे हो, नाम आचरण मिल ही नहीं रहे, गुण तुम्हारे मिल ही नहीं रहे, नाम कार्य मिल ही नहीं रहे। तो यहाँ पर ये बात करें कि इनका जो नाम है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इनका काम वैसा ही नहीं, लग ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इनका नाम है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, और ये क्या है, केवल महालेखा परीक्षक ही हैं कि लेखा परीक्षण कर रहे हैं, ऑडिटिंग कर रहे हैं, ऑडिटिंग करे पड़े। ठीक है, नियंत्रक तो है नहीं, कंट्रोलर जिसको बोला जी, कंट्रोल करना। हालांकि आप लोगों को समझ में आता होगा कि लिखा है कंट्रोलर, एक बार इंटरव्यू में उस टाइम जब बहुत ज़्यादा चल गया था कि कंट्रोलर और कंट्रोलर में डिफरेंस क्या है, तो थोड़ा सा है अंतर कि सरकारी तौर पर हम लोग कंट्रोलर का यूज़ कर लेते हैं। कंट्रोलर का मतलब नियंत्रक, जो प्राइवेट कंपनीज वगैरह उसमें यूज़ होता है, जैसे कि राज्य के नीति निदेशक तत्व और नीति निर्देशक तत्व, दोनों ठीक है, निदेशक लिखो या निर्देशक लिखो, ठीक है। तो वही बात है, दोनों में डायरेक्टिव वाले, इंग्लिश दोनों की डायरेक्टिव बनेगी, और यहाँ पर हिंदी दोनों की, कंट्रोलर की भी और कंट्रोलर की भी हिंदी यहाँ पर नियंत्रक ही बनेगी। तो इसलिए बस ये क्या है, थोड़ा CON लिखोगे, कंट्रोलर लिखना है तो आप थोड़ा प्राइवेट की तरफ बढ़ जाओगे, और कंट्रोलर में थोड़ा ऐसे समझ लो इधर सरकारी तौर पे बहुत ज़्यादा अंतर वैसे विशेष नहीं है, लेकिन इसमें आ गया कि स्पेलिंग की मिस्टेकन हो गई यहाँ पे, तो ऐसे कर जो चला रहा है, ब्रिटेन से पद लिया गया था। ठीक, अच्छा, ब्रिटेन में एक चीज़ समझ लो, ब्रिटेन से पद लिया गया तो ब्रिटेन में क्या है, कार्य के दौरान आ सकता है कैग, वहाँ पे कार्य के दौरान, यहाँ क्या कार्य के पश्चात बढ़ती है, वहाँ कार्य के दौरान कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन में पूछ लिया है तो वहाँ पर क्या हो जाएंगे, वो कार्य के दौरान भी कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर क्या, कार्य के पश्चातवर्ती कार्य होने के बाद ही वहाँ पर भ्रष्टाचार की जांच करेंगे। तो पदनाम जो इनका है वो बहुत नियंत्रक नहीं है, कंट्रोल, नियंत्रण तो करो, आप नियंत्रण कर ही नहीं रहे हो जा रहा है भ्रष्टाचार, उसके बाद कह रहे हो कि हो गया, और फिर अभी यार फिर से करोगे, फिर से देंगे हो गया, फिर से करेगा भ्रष्टाचार, फिर भी हो गया। नियंत्रण करने, कैग से कोई नियंत्रण हो नहीं पा रहा, कंट्रोल कर नहीं पा रहे किसी चीज़ को कि भाई कंट्रोल कर दें तो वो चीज़ वहाँ पे भ्रष्टाचार ना हो, रुक जाए। तो ये चीज़ हमने देख ली, तो कैग का पद हमने देख तो लिया कि हाँ, शुरुआत में देखा था कि भाई ये है वो है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ है, होते होते हम आ गए यहाँ पर, कुछ नहीं कर पाइए। करने के हिसाब से ये दोनों बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन वही बात है, चुनाव में हम देखेंगे, चुनाव में जनता भूल जाती है, और ये समाज सेवी संगठन भी फिर बेचारे कई बार उनको भी दबाव झेलना पड़ जाता है, वो दिक्कतें झेलनी पड़ जाती हैं, या वो भी अगर राजनीति के चंगुल में फंसे हैं, वो भी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, वो भी सिर्फ अपनी लाइमलाइट पाने को कर रहे हैं, तो वही दिक्कत पड़ जाएगी। लेकिन कुछ समाज सेवी संगठन बहुत अच्छे हैं, जो समाज सेवा में बहुत अच्छे से लगे हुए हैं, ठीक से उजागर भी कर रहे हैं, तो उसमें फिर सरकार के हाथ में सब चीज़ें, मेन चीज़ ये आती है, तो वहाँ पे हमें समझना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा हो नहीं पाता है, व्यावहारिक तौर पर नीचे ज़मीनी स्तर पर नहीं आ पाती चीज़ें, लेकिन हाँ, हवा में चाहिए जब चल जाती है कि ये नेता ऐसे वैसे हैं, देखो ये रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट आई, तो कुछ दिन तक चलती है रिपोर्ट, न्यूज़ में चलती है, ठीक है, सब जगह चलती है, वायरल हो रही है, ट्विटर पे, फेसबुक पे सब जगह चल रही है, वो तो 1-2 महीने बाद तब तक कोई दूसरा मुद्दा उठ जाता है, तो फिर सब भूल जाते हैं। तो इसलिए ये चीज़ दिक्कत में आ जाती है कि शुरुआत में तो मज़ा आ रहा है,
लेकिन 2-3 महीने से भूल जाते हैं। जैसे रसिया यूक्रेन वॉर चल रही थी शुरू में, कल लोग थर्ड वॉर स्टार्ट हो गई, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गई, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गई, कुछ नहीं हुआ उसको, सब 2.5 साल से ज़्यादा हो गए, वो बैठ गए। अब इसराइल और फ़लस्तीन का चल रहा है। अब इसराइल ने उधर उस पर हिजबुल्लाह पे भी अटैक कर दिया, तो उसका चल रहा है। तो अभी लोग शैम्पू न्यूज़ में कि क्या होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। कल को फिर और कोई मुद्दा उखड़ जाए कि चाइना ने ताइवान पर अगर अटैक कर दे, चाइना ताई, तो फिर वो मुद्दा ज़्यादा उखड़ जाए कि लो चाइना ने ताइवान पर कर दिया और यूएसए उसके सपोर्ट में आ जाए, ताइवान के सपोर्ट में, तो दिक्कत हो जाएगी ज़्यादा। तो इसलिए ये क्या है, एक जो मुद्दा चल रहा है तब तक तो वो है न्यूज़ में, जैसे दूसरा मुद्दा आएगा उसको इसको टाइम बीतेगा, ये भूलते चले जाएंगे लोग, दूसरा मुद्दा उखड़ जाएगा। तो कैग की रिपोर्ट आएगी तो लोग जो समाज सेवी संगठन ने उस टाइम हल्ला वो काट दिया, तो लोगों को ध्यान में रहेगा। तब तक उतने ही बीच फटाफट सजा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई सजा तो जिनके खिलाफ अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगेंगे वो उस टाइम तो दिक्कत में पाएंगे, उस 1-2 महीने तो दिक्कत आएगी उनको, बेचारा मुँह छुपा छुपा घूमेंगे। लेकिन उसके बाद में फिर वही मुँह आराम से चौड़ा कर घूमेंगे, क्योंकि सब भूल चुके होंगे, किसी को कुछ पता नहीं, क्योंकि दूसरा मुद्दा खड़ा हो चुका होगा तब तक। तो इसलिए उतना दम नहीं आ पाता। तो कैग की आलोचना के तौर पे समझ लो कि कैग का कार्य पश्चातवर्ती ये ठीक ठाक आलोचना है कि भाई पश्चातवर्ती आ रहा है, दौरान आ जाओ तो काम भी हो जाएगी, कम से कम वो काम तो रुक जाए, पुल तो बेकार नहीं बनेगा, बीच में आगे रोक दोगे और अधिकारियों को बुराई कर दोगे, लोग दिख जाएंगे ये अधिकारी बुरे बुरे, तो वो काम तो रुक जाएगा कम से कम, एटलीस्ट वो पुल तो बचेगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कैग के पद के बारे में। मतलब जो हमें क्वेश्चन के तौर पर पढ़ना था वो हमने पढ़ी है, लेकिन थोड़ा सा व्यावहारिक तौर पर भी हमें समझना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा और डिटेलिंग में जा रहा हूँ कि हमें ये चीज़ आएगी नहीं पुल बनना या नहीं बनना, ये चीज़ थोड़ा पूछेंगे कोई क्वेश्चन में। हमको तो इतना पूछा जाएगा कि भैया कौन से पद में प्रावधान है, तो 148 के पद में प्रावधान है, ठीक है, या फिर कार्य शक्तियाँ क्या है, राज्य में लेखांकन कर सकता है, लेखा परीक्षण ही कर सकता है क्या, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन व्यवहारिक तौर पे एक्चुअली जो हम पुल का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये विपक्ष का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये हम लोग ले रहे हैं कि ठीक से हमें समझ में आ जाए एक्चुअली में, ठीक है। तो कैग के लिए इतना ही होता है। अब आगे हम राज्य की कार्यपालिका पढ़ेंगे, या फिर अगर कोशिश रहेगी तो मैं कुछ थोड़ा सब्जेक्ट चेंज करके किसी और क्लास लाके सोचूंगा, साइंस एंड टेक की भी आपको थोड़ा समझाने लगूँ। उसमें हम 10 साल पहले चैप्टर स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि कोशिका को समझेंगे अच्छे से, तो आपको उससे भी पता चल जाएगा कि फिर साइंस एंड टेक में कैसा वजन है, कि आपको मज़ा आ रहा है नहीं पढ़ने में। फिर हम लोग, हमने बताया ना पिछली क्लास में बताया, फिर हम लोग टाइम टेबल डिसाइड कर लेंगे, उसके हिसाब से उसकी क्लास लगाएंगे। और मैं फिर इसके तरह हम लोग थोड़ा सा साहित्य की कुछ क्लास भी लगाएंगे, साहित्य को भी हम पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य को ठीक से पढ़ेंगे, दर्शन हिंदी साहित्य मेरा प्रिय विषय भी थोड़ा है, मुझे पसंद भी लगता है। और बाकी दर्शन की कोशिश करेंगे, एथिक्स की क्लास भी हम लोग लगाएंगे। मतलब मैं अपने आप को ये साबित नहीं करना चाह रहा हूँ कि मेरी सब में पारंगता हासिल है, गुणवत्ता हासिल है, मैं सब में पारंगत हूँ सब विषयों में, या निपुणता हासिल है। मेरी कोशिश ये है कि जब एक विद्यार्थी है वो सब विषयों की तैयारी करता है, जब वो उससे उम्मीद करी जाती है वो इन विषयों में अच्छे करके पास कर जाए, यानी कि उसको हिस्ट्री भी आनी चाहिए, ज्योग्राफी भी आनी चाहिए, ठीक है, साइंस एंड टेक भी आना चाहिए, इकोनॉमी भी आनी चाहिए, सोशल साइंस भी आनी चाहिए, एथिक्स भी आना चाहिए, राइटिंग भी आनी चाहिए, सब कुछ उसको ठीक से आना चाहिए। जब वो एक विद्यार्थी ऐसा कर सकता है तो मेरी कोशिश क्यों नहीं, मैं आपको क्यों नहीं पढ़ा सकता हूँ। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं आपको पीएचडी नहीं करा सकता हूँ, हिस्ट्री में पीएचडी नहीं करा सकता हूँ, मैं आपको इकोनॉमिक्स में पीएचडी नहीं करा सकता हूँ, लेकिन आपके जो पेपर में विषय आने वाले हैं उनके बारे में जानकारियाँ तो दे सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, मैं भी सीख के आपको सिखा रहा हूँ, तो इतनी मेरी जो कोशिश है मैं अपने अच्छा दे पाऊँगा। और गुणवत्ता आपको कंटेंट की पता ही चल रही होगी कि कैसी है कैसी नहीं है। बस ये है कि आज के ज़माने का जो बोर्ड आना चाहिए वो बोर्ड नहीं है अभी मेरे पास, तो उससे थोड़ा सा आप मैनेज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। बाकी मेन चीज़ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो यही है कि साइंस एंड टेक है, इकोनॉमी भी है, या फिर सोशल साइंस है, या फिर उसके बाद एथिक्स आता है, एथिक्स एक विषय है, उसके बाद में हिंदी साहित्य है, थोड़ा सा दर्शन के कुछ विषय हैं, ठीक, कुछ नॉवेल्स हैं अलग अलग जिन पे आते हैं, या फिर कुछ अलग अलग जो एमए में चलती हैं हिंदी बुक वो हो, या फिर हम लोग एनसीईआरटी का कोर्स, फिर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ठीक। इंग्लिश स्पीकिंग मैंने पिछले टाइम से काफ़ी टाइम पढ़ाया भी है, बहुत साल तक पढ़ाया भी इंग्लिश स्पीकिंग, ऑफलाइन पढ़ाया। अब मैं सोच रहा हूँ उसको ऑनलाइन भी कर दूँ थोड़ा सा, उसमें भी बहुत डिटेलिंग को समझ लेंगे, क्योंकि कुछ एग्जाम्स में करेक्शन जो आते हैं, कहीं पे ग्रामर के करेक्शन जो आते हैं उसमें थोड़ी दिक्कत होती है कि आपको पता तो है, वर्ब आपको पता है कि इज़, थोड़ा सा मैं ले रहा हूँ तो प्लीज़ समझ लीजिएगा कि इज़ आर एन वर्ब आपको पता है कि ये वर्ब है, लेकिन क्या मॉडल वर्ब क्या होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, तो ये सब भी हमें समझ में आना चाहिए। एडवर्ब तो हमें पता चल गया कि फिर और एडवर्ब के और अंदर टाइप्स नहीं हमें समझ में आते, नाउन के टाइप्स हमें समझ में नहीं आते हैं, ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये सब नाउन क्या है, तो ये भी कई बच्चों को दिक्कत होती है, कई लोगों को दिक्कत होती है। मेरी कोशिश रहेगी कुछ 10-10 मिनट की वीडियो के पास की 5-10 मिनट की 15 मिनट की वीडियो एक टॉपिक पेन पे डाल दूँ, तो आप उनको भी, आप उसका भी लुत्फ़ उठा सकते हैं, उसके बारे में जानकारियाँ पा सकते हैं। और कोशिश रहेगी कि करंट अफेयर की वीडियो भी किसी प्रकार से फॉलो करें। बस कुछ दिन की थोड़ी सी समस्या है लग रही है कि मैं सेटिंग बैठाना चाह रहा हूँ, एक टाइम टेबल बन जाए अच्छे से, और ठीक से वीडियो अपलोडिंग ठीक से होती रहे, टाइम पर आपको मिलती रहे, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन हाँ,
अभी जो मैं विषय थोड़ा स्विच करे पढ़ा हूँ, जैसे हम लोग हिस्ट्री से स्टार्टिंग पढ़ते हैं, हिस्ट्री काफ़ी टाइम हो गया रोक रखा है मैंने भी, फिर उसके बाद साइंस एंड टेक हमने ज्योग्राफी स्टार्ट किया था, उसके बाद हमने पॉलिटी स्टार्ट करी है। तो आप लोगों को लग रहा हो कंटिन्यूटी नहीं बन रही है एक विषय में, आपने कभी ये पढ़ाया कभी वो पढ़ाया, जस्ट इसलिए भी आपको ये पता चल जाए कि इस चैनल पे बंधे रहना है। अगर ठीक से कंटेंट चाहिए, जो बड़ी बड़ी कोचिंगों में हमें 1-1 लाख रुपए 70-80-90 हज़ार रुपये देने से मिलता है, वो आपको जस्ट एक व्यू में पाने से मिल जाएगा कि एक व्यू देकर आराम से फ्री में और काम कर जाएगा। मेरी कोशिश ये है कि जितना आपको दे पाऊँ मैं अपनी तरफ से दे दूँ। कोई ऐसा नहीं है इसमें पेड नहीं करा जाएगा, ये भी ध्यान रखना, पहले बता दूँ। ऐसा नहीं है कि आपको पेड करा जाएगा किसी दिन कि भाई आप अब 10 वीडियो देख ली उसके बाद आपको पेड कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, चलता ही रहेगा, जब तक चल रहा है तब तक चलता ही रहेगा, ठीक है। हाँ, कुछ ऐसा है कि हम लोग आगे और थोड़ा विषय को जब मूव करेंगे, पर्टिकुलरली जब कुछ हम देखें अलग अलग एग्जाम के हिसाब से देखेंगे, तो उसमें देख लेंगे कि वीडियोज़ को हम लोग कैसे उसमें देते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर जो जीएस का सेक्शन है आपको वो प्रॉपरली थॉरो मिलेगा। मुझे लगता है इसी में सारे एग्जाम आपके हो जाएंगे, कोई आपको एग्जाम की पर्टिकुलरली किसी कोर्स के खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक। तो इतना याद के लिए रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखिएगा।